इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, टीकाकरण कार्य को दे गति, अधिक से अधिक लोगों को करें टीका लगवाने के लिए जागरूक। प्रत्येक दिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर ने किया रक्तदान, पेश की मानवीयता की मिसाल। और गुड़ क्षेत्र की जनता किस पाप की भुगत रही है सजा। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। टीकाकरण कार्य को गति दे, अधिक से अधिक लोगों को टीका लगवाने हेतु प्रेरित करे। यह बात बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कही। विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 नियंत्रण व जिले में अनलॉक के संबंध में विधिवत जिम्मेदार अधिकारियों से जानकारी ली। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा राजनिवास सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में कोविड-19 के नियंत्रण व जिले में अनलॉक के संबंध में अधिकारियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि रीवा जिले में प्रशासन के प्रयासों तथा डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की सेवा भावना तथा आम जनता व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से संक्रमण की दर कम हुई। जिले को लॉकडाउन किया गया। अब जरूरत इस बात की है कि संक्रमण दोबारा ना बढ़े, इसलिए सभी को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, भीड़ भाड़ से बचने तथा हाथ साफ रखने जैसी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य योजना बनाकर टीकाकरण कार्य को और अधिक से अधिक गति दी जाए। 100% टीकाकरण से ही संभावित तीसरी लहर से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि टीका के प्रति जो अफवाहें व दुष्प्रचार फैला है उसे दूर करें तथा लोगों को टीकाकरण हेतु जागरूक करें। श्री गौतम ने निर्देश दिए कि जिन व्यक्तियों को टीके की दूसरी डोज लगनी है उनको मैसेज भेजने के साथ ग्रामीण स्तर पर सचिव व ग्राम रोजगार सहायक द्वारा सूचना दिलवाई जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संभावित तीसरी लहर से बच्चे प्रभावित होंगे तथा बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए इलाज व अन्य व्यवस्थाएं की पूर्ण तैयारी रखें। उन्होंने जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना से बचाव का टीकाकरण ही उपाय है, अतः सभी को टीका लग जाने से तीसरी लहर के आने व पुनः लॉकडाउन लगने की संभावना पर पूर्णतः विराम लग सकेगा। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि जिले में विशेष अभियान चलाकर शिविर आयोजित कर टीकाकरण कराया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू से छूट व अनलॉक किए जाने पर दुकानदारों को 100% टीका लगाने हेतु कहा गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन व पुलिस के सक्रिय सहयोग से लॉकडाउन का पालन हुआ और जिले में कोरोना संक्रमण की दर कम हुई। कलेक्टर ने जानकारी दी कि अस्पतालों में इलाज व संसाधनों की व्यवस्था पुख्ता है। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में 153 एक्टिव केस हैं। रीवा जिले में 60 शहरी क्षेत्र में गत एक सप्ताह में पॉजिटिविटी रेट औसतन 1.14% रहा। ग्रामीण क्षेत्र की सिर्फ एक पंचायत रेड जोन में है, जबकि 115 पंचायतें येलो जोन में तथा 711 पंचायतों में संक्रमित मरीज नहीं है। जिले में अभी तक 3,44,875 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 56,086 व्यक्तियों को दूसरी डोज का टीका लगाया गया है। बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीना, सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े, डीन डॉक्टर मनोज अंदुलकर, अपर कलेक्टर इला तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, अधीक्षक डॉक्टर एसडी गर्ग, डॉक्टर बीके अग्निहोत्री, सीएमएचओ डॉक्टर एमएल गुप्ता, एसडीएम हुजूर शैलेंद्र सिंह, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी के गर्ग उपस्थित रहे। प्रत्येक दिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने व भारत के हर नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन दिलवाने कांग्रेस जिला कमेटी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा है ज्ञापन। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि कोविड-19 ने लगभग भारतीय परिवार को अप्रत्याशित तबाही एवं असीम पीड़ा दी है।
दुख की बात यह है कि मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। सच्चाई यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 के आपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है। कोविड-19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है। मोदी सरकार की वैक्सीनेशन की रणनीति भारी मूल्यों की एक खतरनाक कॉकटेल है। भाजपा सरकार ने वैक्सीनेशन की योजना बनाने का अपना कर्तव्य ही भुला दिया। भाजपा सरकार निंदनीय रूप से वैक्सीन की खरीद से बेखबर रही। केंद्र सरकार ने जानबूझकर एक डिजिटल डिवाइड पैदा किया जिससे वैक्सीनेशन का कार्य धीमा हो गया। केंद्र सरकार ने विभिन्न कीमतों के स्लैब बनाने में जानबूझकर मिलीभगत की, यानी एक ही वैक्सीन के लिए अलग अलग कीमत तय की ताकि आम आदमी से आपदा में लूट की जा सके। जहां अन्य देशों ने मई 2020 से वैक्सीन खरीदने के आईने देने शुरू कर दिए थे, वहीं मोदी सरकार ने भारत को इसमें विफल कर दिया। केंद्र सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में जाकर दिया। मोदी सरकार राज्य सरकारों ने 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए आज तक केवल 39 करोड़ वैक्सीन खुराक के ऑर्डर दिए हैं। भारत सरकार के अनुसार 31 मई 2021 तक केवल 31.31 करोड़ वैक्सीन ही लगाई गई, लेकिन वैक्सीन की दोनों खुराक केवल 4.45 करोड़ भारतीयों को ही मिली है, जो भारत की आबादी का 3.17% है। पिछले 134 दिनों में वैक्सीनेशन की औसत गति लगभग 16 लाख खुराक प्रतिदिन है। इसी गति से देश की पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन लगाने में 3 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम देश के नागरिकों को कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा सकेंगे? उस सवाल का जवाब मोदी सरकार को देना होगा। कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये मांग की गई है कि जो कोविड से की चुनौतियां हैं, जिससे इस देश के लोग परेशान हैं और उसमें तरह तरह के जो विभिन्नताएं हैं, जिससे कन्फ्यूजन हो रहा है और समय पर लोगों को उपचार नहीं मिल रहा है, गरीब उस उपचार से, उस सुविधा से वंचित हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि टीकाकरण के जो है संख्या बढ़ाई जाए, ताकि एक समय सीमा पर टीकाकरण देश में हो सके। नहीं तो इस प्रक्रिया में जो है तो बरसों लग जाएगा, और जब तक बरसों में ये टीकाकरण पूरा होगा तब तक कोई दूसरा ट्रेंड उसका आ जाएगा। इस वजह से दिया कि इसकी डोज बढ़ाई जाए और समय सीमा पर, ताकि हिंदुस्तान के लोगों का जो है टीकाकरण हो सके। हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने किया रक्तदान, पेश की मानवीयता की मिसाल। रीवा में एक तरफ जहां जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मरीजों के लिए रक्तदान कर सेवा भाव का परिचय भी दे रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में पहुंचकर जूनियर डॉक्टर ने मानवता का परिचय देते हुए जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। भेज तो दी। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के सभी 190 जूनियर डॉक्टर ने सामूहिक इस्तीफा दिए हैं। इसके बाद से जूनियर डॉक्टर अस्पताल में मरीज की सेवा नहीं कर रहे, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए जूनियर डॉक्टर संजय गांधी अस्पताल के ब्लैक बेड में जाकर रक्तदान करके मरीजों के लिए रक्त जमा कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर ने खुद ही ब्लड निकाल कर ब्लड बैंक में जमा किया ताकि जरूरतमंद मरीज के काम यह ब्लड आ सके। इन जूनियर डॉक्टर के हवाले ही संजय गांधी मेमोरियल गांधी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिन्हें डॉक्टर ही संभालते हैं। हड़ताल में जाने से पहले जूनियर डॉक्टर कोविड और ब्लैक फंगस वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। लगभग 1500 मरीज का उपचार किया। इनकी मांगे लंबित है। नतीजतन जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गए। इसके बावजूद उनके सेवा भाव में कोई कमी नहीं आई है और उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए रक्तदान कर पुण्य का काम कर रहे हैं करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे जो सरकार है, जो रूरल गवर्नमेंट है, उसने बोला था, ऐसा रूलिंग गवर्नमेंट ने, क्योंकि रक्तदान कर हम ये बताना चाहते हैं कि आज हमारा रेजिग्नेशन हो चुका है, हम एक्टिंग डॉक्टर नहीं हैं। इसके पश्चात भी हम जनहित के लिए अपना रक्तदान कर यह सिद्ध करते हैं कि चाहे आप हमें बर्खास्त कर दें या हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दें, हमें जेलों में ठूस दें, लेकिन आज भी हम जनहित के लिए समर्पित हैं, थे और हमेशा रहेंगे। इसीलिए आज हमने रक्तदान शिविर लगाया है। इसमें अभी तक 60 यूनिट ब्लड हम डोनेट कर चुके हैं, जिससे हमारे होने ना होने से किसी भी मरीज को आपातकालीन अवस्था में रक्त की कमी ना आए। और कोरोना के समय में सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो ये है कि रक्तदान करने के लिए अस्पताल कोई आ नहीं रहा है। इसीलिए हमने अपनी तरफ से 60 यूनिट ब्लड अभी तक दान कर चुके हैं। अभी 40 यूनिट और दान होने वाला है।
हाई कोर्ट ने आपकी स्ट्राइक को अवैधानिक बताया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मांगें पूरी नहीं होती हैं। कारण है उसके पीछे, हम जब सरकार चुनते हैं तो वादों पर ही सरकार चुनते हैं। हमें 3 बार वादा किया गया, मीडिया रिपोर्टिंग हुई। क्या जनता या मीडिया इस चीज़ से अनभिज्ञ है कि सरकार आज वादा खिलाफ़ी कर रही है? तो फिर ऐसी सरकार पर हम यकीन रख सकते हैं कि ऐसी सरकार को पुनः चुनना हमारे लिए, आज हमारी मांगें हैं, कल बाकी और भी मांगें होंगी, उन पे भी सरकार फिर वादा खिलाफ़ी कर सकती है। अभी तक हमने 178 जेडीए थे जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन में, 178 जूनियर रेजिडेंट थे। हम सभी ने अपना लिखित रेजिग्नेशन डीन को फॉरवर्ड कर दिया है। हम सभी ने रिज़ाइन कर दिया है। चूँकि पूरे मध्य प्रदेश में 3500 डॉक्टर के लगभग हैं, सभी ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। और साथ में हमारे इंटर्न्स हैं, इंटर्न्स जिनकी स्टिपेंड मिलता है 8,000 रुपये मध्य प्रदेश में, जो कि बाकी राज्यों से काफ़ी कम है। उनसे 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जा रहा है, तो उन्होंने अभी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। वो भी हमारे साथ में स्ट्राइक में शामिल हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हड़ताल को मद्देनज़र सभी वरिष्ठ चिकित्सकों की ड्यूटी वार्डों में लगा दी है और इसमें सारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो संबंधित विभाग के चिकित्सकों के साथ अन्य विभागों के चिकित्सकों को समन्वित करके और रोस्टर बना दिया है। तो सभी विभागों में अभी फ़िलहाल वार्डों में इस तरह से बन गई है। देखिए, ओपीडी में तो पहले भी सीनियर चिकित्सक हमेशा से बैठते थे, तो वो अभी भी बैठ रहे हैं। जूनियर चिकित्सक उपलब्ध नहीं है वहाँ जो ओपीडी में उस समय इनकी मदद के लिए, लेकिन वरिष्ठ चिकित्सक अपना काम अपनी जगह पर कर रहे हैं, तो मरीजों को सबको देख रहे हैं वो अपने अपने विभागों में। जैसे जैसे मरीज आते जाएंगे हमारे आवश्यकता अनुसार हम व्यवस्था करेंगे। मुझे आशा है कि ये हड़ताल बहुत लंबी नहीं चलेगी, हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए। अब ये तो हम नहीं कह सकते कब खत्म होंगी, पर हमारी तैयारियाँ हैं उसके लिए। देखिए, कल की संख्या शाम की मुझे ये जानकारी थी कि 140 मरीज हैं हमारे पास टोटल, जिसमें से कोविड के भी मरीज हैं और करीब 30-35 मरीज जो हैं वो ब्लैक फंगस के। तो ये जानकारी, ये संख्या घटती बढ़ती रहती है हर घंटे, करीब करीब ऐसा है। गुड़ क्षेत्र की जनता किस पाप की भुगत रही है सजा? जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा से लोग त्रस्त। बिजली की अवैध कटौती बनी मुसीबत। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो होगा जन आंदोलन। बिजली विभाग समेत विधायक सांसद के आवास का किया जाएगा घेराव। गुड़ क्षेत्र की राजनीति ऐसे नकारे और निकम्मे हाथों में जा पहुंची है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र की जनता खुद को बेबस और असहाय महसूस कर रही है, जिन्हें क्षेत्र की जनता ने बागडोर सौंपा है कि वे क्षेत्र का विकास करेंगे, तो वो सिर्फ अपने विकास में जुटे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगली बार कौन राजा कौन जोगी, जितना लूटते बने लूट लो, जनता गई भाड़ में, क्योंकि अब अगला चांस आएगा, यह तो भगवान ही मालिक है। गुड़ क्षेत्र की जनता सड़क, बिजली, पानी व अन्य मूलभूत समस्याओं से निरंतर जूझ रही है और जनप्रतिनिधि जो जनता का वोट लेकर जीते हैं वो उसी जनता का खून चूस रहे हैं। इतना ही नहीं, खून चूस कर इस गोल्डन चांस को भुना रहे हैं। लेकिन धन्य है गुड़ क्षेत्र की जनता और उसकी किस्मत जो लगातार ठगी जा रही है और बार बार बाहरी नेताओं के चंगुल में फंसकर सिर्फ पछताने के सिवाय इसे कुछ हासिल नहीं हो रहा। जनता के हित में जो कोई आवाज उठाता है उसे झूठे मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र रचकर तानाशाही पूर्वक उसकी आवाज को दबाने और कुचलने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में सबसे बड़ा उदाहरण बड़ागांव है, जहां पानी की समस्या को लेकर आवाज उठाने वाले स्थानीय नेता लालमणि त्रिपाठी और उनके सहयोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्षेत्र में इन दिनों देखा जाए तो जनता जनप्रतिनिधि की उपेक्षा का शिकार हो रही है। खासकर बिजली विभाग की तानाशाही से तो लोग अत्यंत हलाकान हैं। वर्तमान हालात में बिजली विभाग की मानामानी व अवैध बिजली कटौती से क्षेत्र की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। भीषण गर्मी व महामारी के दौर में लोग बिजली की अवैध कटौती की मार झेल रहे हैं और इन बेरहम व जन विरोधी नेताओं को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जनता इतना त्रस्त है और नेता यह कहते नहीं थकते कि हमें जनता ने नहीं बल्कि हमारे पैसे ने वोट दिलाया और जिताया है, इसलिए पहले उस पैसे की ब्याज सूद सहित भरपाई कर ली जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। इतनी बड़ी महामारी में जहां तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में जनता का दुख दर्द और उसकी मदद करने में जुटे हैं, वहीं गुड़ क्षेत्र की जनता असहाय की तरह मूलभूत सुविधाओं के साथ ही दाने दाने को तरस रही है, लेकिन इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर बिजली विभाग का यही हाल रहा तो क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन करेगी। ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर लापरवाही किए जाने की बात का श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने खंडन किया और इस आरोप को महज अफवाह और गलत बताया है।
डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने कहा कि रीवा जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों के समुचित उपचार के साथ सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टर श्री इंदुलकर ने क्या कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। कुछ चैनल में ये कहा गया है कि 36 मरीज काफ़ी सीरियस इसमें भर्ती हुए थे और उसमें 6 काफ़ी गंभीर थे, और ये भी कहा गया है कि जो ऑपरेशन ना होने की वजह से कुछ मरीजों की मृत्यु हुई है, और साथ में ये भी कहा गया है कि इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से इस तरह का अभाव हुआ है। तो मैं ये इस बात का खंडन करना चाहता हूँ, और ये तथ्यहीन है कि किसी भी मरीज़ की ऑपरेशन के अभाव में मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु का जो मुख्य कारण होता है ब्लैक फंगस में, जो सर्वविदित है, शुरुआत के तौर पर ये नाक के रास्ते जो साइनस होते हैं वहाँ रहता हैगा, और कई बार आँखों में जाता है, और उसके बाद फिर ये ब्रेन में चला जाता है। तो जो इन्फेक्शन जब ब्रेन में पहुँच जाता है और ब्रेन के सभी हिस्सों में ख़राब करने लगता है, ऐसी परिस्थिति में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ पर अधिकतर मरीज जो साइनसिस तक के थे, आँखों तक सीमित थे, उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। हमारे यहाँ पर 59 लोगों का एंडोस्कोपी गई हैगी। इसके अलावा सफलतापूर्वक 12 लोगों की सर्जरी करके इस ब्लैक फंगस को पूरी तरह से निकाला गया हैगा, और साथ ही साथ में इन लोगों को मेडिसिन भी दी गई है, और आज ये लोग स्वस्थ है, हमारे वार्ड में भर्ती है, इनका कोर्स चल रहा है। तो ये कहना तथ्यहीन है कि ऑपरेशन के अभाव में ब्लैक फंगस की वजह से मृत्यु हुई है। ये मृत्यु का कारण जैसे मैंने बता दिया हैगा कि जब बीमारी बहुत एक्सटेंसिव हो जाती है, काफ़ी लेट हो जाते हैं व्यक्ति, तो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो समय रहते अगर वो हमारे पास ये मरीज माइल्ड केस के रूप में जब ये बीमारी शुरुआती तौर पे अगर हमारे पास आ जाते हैं, तो इसका हम लोग इंडोस्कोपी से जांच कर लेते हैं और तत्काल इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। हमारे यहाँ सभी ऑपरेशन की सुविधा है। पूर्व में भी इस तरह के जो केसेस रहे हैं, वर्ष में 1 या 2 बार आते थे, तो ये सर्जरी की जाती थी। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर शासन के द्वारा दी गई मेडिसिन एम्पोट्रिसिन बी और पोसाकोनल टैबलेट भी इन मरीजों को प्रदान की जाती है। चुराटा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा कोरोना जागरूकता अभियान। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लोगों को निजात दिलाने की कड़ी में डीजीपी के निर्देशन के बाद रीवा पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चलाकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को चुरहटा पुलिस द्वारा ग्राम सकरवट में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान चुरहटा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा ने गांव वासियों को मास्क पहनने, टीकाकरण करवाने और घर से बाहर बिना जरूरी कारण के ना निकलने की अपील की। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सामाजिक संगठन लगातार संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर हैं। साथ ही जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामवासियों को टीकाकरण के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी चुरहटा व उनकी पूरी टीम के अलावा जनपद सीईओ सिमरिया विनोद पांडे एवं युवा सामाजिक कार्यकर्ता विनीत मिश्रा, संजीव पाठक, पुनीत तिवारी, संजय पाठक, राजीव पाठक के साथ अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। गुड़ में रिलायंस फाउंडेशन की मदद से बेंसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया राशन वितरण का कार्य। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि बड़ा गांव में जाकर गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित किया गया। कार्यक्रम गुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मंगल भवन में शिविर लगाकर किया गया, जहां खाद्यान्न वितरित किए गए। खाद्यान्न के साथ ही मास्क, सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। ग्राम पंचायत बड़ा गांव एवं मंगल भवन गुड़ में एसडीएम के नेतृत्व में बेनिसन हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गरीबों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। बताया गया कि खाद्यान्न वितरण करने के पहले टीम गांव-गांव जाकर सर्वे का कार्य कर रही थी। उसके बाद ही चिन्हित लोगों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। लॉकडाउन में कई बड़ी सोसाइटियों द्वारा गरीब, असहाय, शोषित परिवारों की मदद के लिए आगे आकर कार्य किया गया। इन्हीं में से आज बेंसन हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज गुड़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़ा गांव एवं मंगल भवन गुड़ में एसडीएम शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में
बेंसन हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला ने चर्चा किया। वहीं गरीबों के लोगों को उनके पात्रता के अनुसार खाद्यान्न वितरित किया गया। खाद्यान्न मिलने से खुशी गरीब शोषित एवं ज़रूरतमंद लोगों ने गुड एसडीएम एवं बेंसन हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष को शुक्रिया अदा किया और उन्होंने बताया कि अभी तक असहाय एवं गरीब परिवार को 1000 से ऊपर तक के पैकेट सोसाइटी द्वारा वितरित किए गए और साथ ही उन्होंने बताया कि हम असहाय लोगों की मदद करें और उनके समस्याओं का निदान करें। मौजूद रही सिलचट एवं गुड़ को मिलाकर करीब 100 से ऊपर खाद्यान्न का पैकेट वितरित किया गया। इस अवसर पर रिलायंस फाउंडेशन के पुष्पेंद्र पांडे, तेज तिवारी, गौरव सर, स्वप्निल सर, शहीद बेंसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला, ऋषभ तिवारी, अपर्णा द्विवेदी, ऋषभ सौरभ शुक्ला, शालिनी शुक्ला उपस्थित रहे। सर, ये हमारी संस्था है बेंसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी। इस पर रिलायंस फाउंडेशन जो कि इमरजेंसी उस पर सपोर्ट कर रही है। कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, भोजन के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बेंसन हेल्पिंग की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके। इसी के थ्रू वो रिलायंस फाउंडेशन से कांटेक्ट करके खाद्य सामग्री ऐसे लोगों तक पहुंचा रही है जिनको रियल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नीड है। इसके लिए क्या आप लोगों ने सर्वे किया था? सर हाँ, कुछ हमने सर्वे किया था, एसडीएम सर के साथ मिलके बात की थी, लोगों तक जा के मिले और उनसे सारी चीज़ें कंफर्म हुई कि हाँ, जो एक बहुत नीचे तबके के लोग हैं उनको हम हेल्प कर सकें। लगभग कितना खाद्यान्न बांटा गया है? सर, अभी हम ये पिछले लास्ट वीक से कर रहे हैं। अभी तक में हमने 1000 लोगों को तो खाद्यान्न बांट दिया था। क्या नाम है आपका? सर, मेरा श्लेषा शुक्ला। ये बेंसन वेलफेयर सोसाइटी और उसकी प्रेसिडेंट है श्लेषा शुक्ला। इन्होंने रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से खाद्यान्न के पैकेट्स और कुछ मास्क वगैरह कुछ हितग्राहियों के लिए बांटने की इनकी इच्छा थी, तो ये यहाँ पे आई थी। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे यहाँ के जो नगर पंचायत के, बड़ा गांव के और आसपास के लोगों के लिए। कितने लगभग हितग्राहियों को दिया गया? इन्होंने करीब 120 से 150 हितग्राही होंगे दोनों जगहों के। इनको ज़रूरत के हिसाब से किन आधार पर दिया गया है? उनकी पात्रता के आधार पर, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमारे नगर पंचायत के वार्ड प्रभारियों ने कुछ सर्वे किया था, उसके आधार पर कुछ जो सरपंच सचिव जीआरएस ने नाम बताए थे उनके आधार पे, और जो अपने खास तौर पर टारगेटेड वर्ग हैं ST SC OBC हैंडीकैप्ड। और अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आज के कोरोना अपडेट्स की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना अपडेट्स की बात करें तो आज जहां 1445 लोगों के सैंपल्स लिए गए तो वहीं मात्र 9 लोग ही संक्रमित पाए गए। वहीं बात की जाए अगर मौत के आंकड़े की तो यह आंकड़ा 4 है। वहीं आज 9 नए प्रकरण के साथ आज तक दिनांक तक की कुल मृत्यु 129 है, तो वहीं नए स्वस्थ हुए प्रकरण 39 है। बात की जाए अगर आज तक दिनांक में कुल स्वस्थ हुए मरीजों की तो यह 16,111 है। वहीं आज तक दिनांक में कुल पॉजिटिव केस 16,359 मिल चुके हैं। इसी के साथ आज कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 9 है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।